एपिसोड 23 पेशकश मीरे कारवां। मैंने अपने मतलब की तरफ कप्तान की तवज्जो दिलाते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? आप लोगों ने हमारे बारे में क्या सोचा है? तुम दोनों को मजीद 2-3 घंटे हमारी चौकी पर रुकना पड़ेगा, कप्तान ने जवाब दिया। महकमा जाती जरूरी कार्रवाई के बाद आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस के हवाले क्यों जनाब? हमारे बाद उनका काम शुरू होता है, इसलिए। तो इसका मतलब है आप हमसे मुतमईन नहीं हुए? एक हद तक मुतमईन हुए हैं, कप्तान साले रहीम ने मजबूत लहजे में कहा। बाकी का इत्मीनान मुकामी पुलिस वाले करेंगे, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। मैं कुछ समझा नहीं जनाब। देखो बरहूदार, कप्तान का लहजा फिर मुशफ़्फ़काना हो गया। हम सरहदी मुहाफिज हैं, हमारा काम वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत करना है और हम ये काम निहायत ही तंदही और जोशो जज्बे से करते हैं। अपनी ड्यूटी के नाम पर हम बड़ी ही चौकस नजर से सरहद की निगरानी करते हैं। हर किस्म की गैर कानूनी नकलो हमल, आमदोशत को रोकना हमारा अव्वलीन फरीजा है और इस फर्ज की अदायगी के दौरान में जो मुजरिम हमारे हत्थे चढ़ते हैं उन्हें जरूरी कार्रवाई के बाद हम अपनी रिपोर्ट के साथ मुकामी पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है। वो मामले की नौइयत और जुर्म की संगीनी देखते हुए पेशकदमी करते हैं। हमारा दायरेकार सिर्फ यहाँ तक है। मुल्क दुश्मन और कानून शिकन हरकत और सिकनात वालों को हम पकड़ते हैं, फिर उन्हें मुकामी पुलिस वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। मैंने कहा, लेकिन हमने तो कोई मुल्क दुश्मन हरकत नहीं की। तुम किसी हद तक दुरुस्त कह रहे हो, कप्तान रहीम ने तायद करते हुए कहा। लेकिन गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क की सरहद पार करना एक संगीन जुर्म है, चाहे जुर्म कितनी भी मजबूरी की हालत में क्यों न किया जाए। इसलिए तुम दोनों को पुलिस को फेस करना होगा। मेरे सीने से इत्मीनान भरी तवील सांस खारिज हुई। एक फौरी ख्याल ने मुझे सुकूने कल्ब से नवाज दिया था और वो अछूता ख्याल ये था कि हमें मुकामी पुलिस के हवाले किया जा रहा था। आप भी ये सोच रहे होंगे कि पुलिस की कस्टडी में जाने को मैं अछूता और इत्मीनान बख्श ख्याल क्यों कह रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने सुबह से दोपहर तक रेंजर्स वालों के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा था और इनके बारे में मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि इनसे किसी किस्म की साजबाज मुमकिन नहीं। यह हकीकत थी कि हमने सरहद पार करके सरहदी कवानीन की खुली हिलाफर्जी की थी जो कानून शिकनी के जुमरे में आती है। रेंजर्स वाले निहायत ईमानदार और फर्ज शनास साबित हो रहे थे। मैं गैर कानूनी हरकत करने के बाद उनसे किसी किस्म की रियायत की तवक्का नहीं रख सकता था। हाँ, अलबत्ता पुलिस का मामला दूसरा था। मैंने बरसगीर पाको हिंद की पुलिस की बहुत तारीफ सुन रखी थी। पिछले कुछ अरसे से इंडिया पुलिस से तो मेरा गहरा वास्ता भी रहा था। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हो चुका था, लिहाजा इस तनाजर में पुलिस वालों के पास पहुंचने के बाद हमारे लिए आसानियां पैदा होने की उम्मीद की जा सकती थी। मैंने कप्तान साले रहीम से पूछा, पंडित किशोरी लाल कहाँ गया? वो हमारे कब्जे में है, उसने बताया। गुज़श्ता रात तुम्हारे काफले वालों ने ऊंटों पर जो माल स्मगल करके बस्ती के दाहली हिस्से में वाक़या हवेली तक पहुंचाया है, पंडित ने उसके बारे में सब कुछ कबूल कर लिया है। पंडित के दोनों आदमी आचर और पीर बख्श भी हमारी तहवील में आ चुके हैं। अलबत्ता तुम्हारे काफले का सरबरा हरबंस हाथ से निकल गया है। स्मगलिंग का माल भी बरामद कर लिया गया है। पंडित के बारे में भी एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसे भी तुम दोनों के साथ ही हवाला पुलिस किया जाएगा। कप्तान का इंकशाफात मालूमात से पुर था। मुझे अपनी रकम का ख्याल आ गया। कप्तान साहब, मैंने तशवीशनाक लहजे में पूछा। सुईगाम के मुखिया धर्मचंद ने मुझे एक रुक्का दिया था जिसमें, हाँ वो रुक्का मैं पढ़ चुका हूँ, वो कथा कलामी करते हुए बोला। सूबेदार मोहम्मद रमजान ने सबसे पहले मुझे वही हद दिखाया था। सूबेदार हिंदी तहरीर नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं उर्दू अंग्रेजी के अलावा सिंधी, पंजाबी, गुजराती और हिंदी जुबान भी बहुत अच्छी तरह लिख, पढ़ और बोल सकता हूँ। मैंने कहा, अगर आपने वो रुक्का पढ़ ही लिया है तो फिर आपको ये बात तो मालूम होगी कि पंडित ने मुझे पाकिस्तानी करेंसी में 50,000 रुपये देना है। हाँ, मैंने पढ़ा है। फिर कप्तान ने सवालिया अंदाज में जुमला खत्म किया।
मैंने कहा, आप ये तो कर सकते हैं कि मुझे वो रकम ही दिला दें। नामुमकिन, वो कतियत से बोला। हमारा काम मुजरिम पकड़कर मुकामी पुलिस के हवाले करना है। तुम ये फरमाइश पुलिस वालों से ही करना, वहाँ पंडित भी मौजूद होगा। मुमकिन है तुम्हारा काम हो जाए। वैसे मुझे इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं खामोश हो गया। कप्तान ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, अब तुम दोनों दूसरे कमरे में चले जाओ। उसके साथ ही उसने सूबेदार को बुलाकर हमें उसके हवाले कर दिया। सूबेदार मोहम्मद रमजान ने तंजिया मुस्कुराहट से धन्नो को देखा, फिर मेरी जानब तकते हुए पूछा, मिस्टर मुराद, क्या तुम्हारी साथी कलसूम अभी तक गूंगी है या उसने बोलना सीख लिया है? मैं उसके तंज को समझ रहा था। सूबेदार को यह तो मालूम था कि धन्नो कुव्वते गोयाई से महरूम नहीं, लेकिन वो एक और बात ये नहीं जानता था कि मैं मुराद और वो कलसूम नहीं बल्कि वजदान और धन्नो है। खैर, बहुत जल्द उसे ये पता चलने वाला था। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, भाई सूबेदार साहब, आपके कप्तान साहब तो बड़े कमाल के आदमी हैं। उन्होंने मेरी साथी को फर बोलना सिखा दिया है। फिर मैंने धन्नो की जानब देखते हुए आंख मार कर कहा, सूबेदार साहब को जरा बोलकर दिखाओ। धन्नो मेरे सहारे चल रही थी। वो अभी अपने पांव पर वजन डालने के काबिल नहीं हुई थी। वो समझ गई कि मैं शरारत के मूड में हूं। वो किसी तेज रफ्तार मशीन की मानंद स्टार्ट हो गई। सूबेदार साहब हैरत से मुंह खोलकर धन्नो का मुंह तकने लगे। धन्नो तबन, शौक, चंचल और शरीक थी और उस वक्त वो काफी देर के बाद जुबान खोलने को उसे मौका मिला था। वो तिब्बती और हिंदी अल्फाज से मुज़य्यन जुमले बड़ी रवानी से बोल रही थी। सूबेदार ने बिलाहिर अपनी हैरत को रफा करने की खातिर पूछा, भाई ये कौन सी जुबान बोल रही है? ये बात तुम अपने कप्तान साहब से जाकर पूछो, मैंने मजाक के रंग में कहा। उन्होंने ही से बोलना सिखाया है। सूबेदार हमें वापस उसी कमरे में पहुंचाकर जाने लगा तो मैंने पूछा, जनाब, सुबह से दोपहर हो गई, बल्कि अब तो दोपहर भी ढल रही है। हमने सुबह नाश्ते के बाद एक पराठा और एक कप चाय का पिया था। उसके बाद मजाल है जो एक खेल भी उड़कर हमारे मुंह तक पहुंची हो। अगर खाने वगैरह को बंदोबस्त नहीं हो सकता तो अल्लाह के नाम पर पानी के 2 घूंट ही पिला दो। वो कोई जवाब दिए बगैर उस बात में सर हिलाकर चला गया। हम दोनों इस वक्त कमरे में अकेले थे। ताहम एक गनबरदार सरहदी मुहाफिज कमरे के बाहर खड़ा बड़ा ही मुस्तद निगरानी कर रहा था। कमरे से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता यही दरवाजा था जिसे वो मसदूद किए खड़ा था। हम दबी दबी आवाज में बातें करने लगे। हमारी ये पूरी कोशिश थी कि हमारे अल्फाज पहरेदार मुसल्लह शख्स की समात तक पहुंचने न पाए। हम एहतियात के दामन को बड़ी मजबूती से थामे रखना चाहते थे। धनो धीमी आवाज में मुझसे कह रही थी, हिम्मत सिंह, आज तो तुम हासी जिंदा दिली का मुजाहरा कर रहे हो। मैं हिम्मत सिंह नहीं, वजदान हूँ, मैंने टोकते हुए कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। हाँ, अब मैं तुम्हारी हकीकत जान गई हूँ। धनु जब मुस्कुराती थी तो यूं लगता था जैसे वीराने में बहार आ गई हो। हम जिस किस्म की सूरत हाल में मबहूस थे उसके पेश नजर कहा जा सकता था कि धनु के मुस्कुराने से रेगजार में ठंडी फुहार पड़ने लगी थी। यह हकीकत है कि धनु को मेरी असलियत का पता अभी चला था। हिम्मत सिंह का नाम मुझे रानी रूपपति ने दिया था। धनु को मेरे असली नाम और मजहब के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वो मुझे थोड़ी देर पहले तक हिम्मत सिंह ही समझ रही थी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी हकीकत जान गई हो तो उसे याद भी रखना। वो एक अंदाजे दिलरुबाई से मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें भूलने का तसव्वुर नहीं कर सकती वजदान। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि तुम्हारा मजहब इस्लाम है। इस मजहब से हम लोगों की ज्यादा वाकफियत तो नहीं, लेकिन ये मजहब हमारे मजहब से बहुत मिलता जुलता है। ये मजहब हम लोगों से बहुत ज्यादा करीब है। इसकी तालीमात हमारे मजहब से बहुत ही मिलती हैं। लॉर्ड बुद्धा अगर अजीम तर थे तो तुम्हारे पैगंबर अजीम तरीन है। मैंने उस मोहसिन इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और जान भी रखा है। एक गैर मुस्लिम बुद्ध मत लड़की की जुबान से इस्लाम की तारीफ सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। अपने वतन की सरजमीन पर कदम रखने की खुशी में, इस खुशी की शामिल हो जाने के बाद मेरे अंदरून को बाग बाग खुशी मिल रही थी। मैंने कहा, धन्नो, तुमने पहले कभी अपने इन ख्यालात का और एहसासात का इजहार नहीं किया। अगर सच बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे, वो संजीदगी से बोली।
नहीं नहीं, कहो क्या कहना चाहती हो। उसने कहा, मैं अब तक तुमसे बहुत मुतासिर हो रही थी और उसकी खास वजह थी। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो किसी खास वजह की वजाहत करते हुए कहने लगी, वजदान, सच्ची बात तो यह है कि मैं तुम्हारे एहसानों तले दबी हुई हूँ। तुमने बड़े ही कड़े वक्त में मुझे सहारा दिया था। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बाप थोंची और माँ भेर जानी को सफाक दरिंदों ने बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। मैं बेबस, बेकस और बेसहारा हो गई थी। इस मौके पर तुम और तुम्हारे साथियों ने मुझे पूरी तरह संभाल लिया। नागपाल के आदमियों की बर्बरियत का शिकार होने वाले अपने वालिदैन की लाशें लेकर जब मैं खटमंडो पहुंची, तुमने कदम कदम पर मेरी मदद की। मैं तुम्हारे एहसानात में सर से पांव तक डूबी हुई हूँ। कौन कौन सा वाक़या याद करूं। वो खामोश होकर ख्यालों में खो गई। थोड़ी देर के बाद जब वो बोली तो उसकी आवाज भी भर आई हुई थी। वो हासी जज्बाती हो रही थी। वजदान, तलको का कबीले में क्याम के दौरान भी मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं इस अंदोनाक वाक़े को भूल सकती हूँ? एक लम्हे को चुप रहने के बाद वो बोली, गुंडा सिर्फ शेवाग ने मुझे अपनी रखेल की मदद से अगवा करवाया था। मैं उस हरामी कोंगा की बातों में आ गई थी, लिहाजा धोखे से मुझे एक पुरस्कार जजीरे में पहुंचा दिया गया। वहां मुझ पर बहुत तशद्दुद किया गया, मगर मेरी जिंदगी बचाने वाले तुम थे। मैंने कहा, जिंदगी लेने और देने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। मैं इस नाजुक मरहले पर जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। मैंने तो फर्ज जानकर ये सब कुछ किया, लेकिन वो अपनी ही धुन में भौंदे चली गई। वजदान, तुमने उस जजीरे पर पहुंचकर शेवाग और उसके साथी हेंग के पंजा से मुझे निजात दिलाई। मेरी जिंदगी और इज्जत को महफूज रखने में तुमने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। इसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैंने कहा, दोस्तों में शुक्रिया अदा नहीं किया जाता धन्नो। मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल कहाँ वजदान। वो वजद के आलम में बोल रही थी। तुम तो बहुत ही महान हो, अजीम हो। अगर मुझे तुम्हारे कदमों में ही जगह मिली रहेगी तो मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात होगी। मैंने कहा, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं अगर इस बारे में सोचूं भी तो मुझे मौत आ जाए। वो जज्बात से मगलूब आवाज में बोली, तुम्हारी शर्मिंदगी मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं। देखो धन्नो, मैं उसे शानों से थाम कर कहा, दोस्तों पर ना तो एहसान किया जाता है, ना ही किसी मामले में इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये दोनों अमल दोस्ती के लिए जहरीले हैं। मैंने थपक कर उसके कांधों से हाथ हटा लिए और बात जारी रखते हुए कहा, तुमने मेरी खातिर बहुत मुसीबतें उठाई हैं धन्नो। नागपाल के आदमियों ने तुम्हारे माँ बाप के साथ जो बेईमाना सलूक किया वो मेरी जंग का ही एक मंजर था। वो जंग जो मेरे और नागपाल के दरमियान जारी थी। उसके अलावा बरी मायामती के माँ बाप और उसके घर पर कब्जे के झूठे इल्जाम में हम तीनों को पकड़कर पुलिस ले गई थी। तो पुलिस कस्टडी में भी तुम पर बेइंतहा तशद्दुद किया गया, हत्ता कि तुम्हारा लिबास भी फट गया। ये जुल्म और ज्यादती सहने में तुम्हारा क्या कसूर था? ये भी तो मेरी ही जंग थी ना। मैंने तुमसे और शोभा से कहा भी था, तुम लोग मेरे खिलाफ बयान देकर निजात हासिल कर लो, मगर तुमने तो दो टोक अंदाज में कहा कि नहीं, लॉर्ड बुद्धा की कसम, मैं जान तो दे सकती हूँ मगर तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकती। एक लम्हे को रुककर मैंने सवालिया अंदाज में अपनी बात जारी रखी। क्या इस वाक़े को भूल गई हो जब खंडमंडों में जासूसी के इल्जाम में हमें गिरफ्तार करके मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया? अगरचे वहां भी तुम पर और शोभा पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन तुम लोगों को बुरी तरह हरासा किया गया था। तुमने वो असाब शिकन लम्हात किस कर्म में गुजारे होंगे, मुझे पूरी तरह इसका एहसास है। तुम दोनों को डराया धमकाया गया था, खौफनाक नताइज की धमकियां दी गई थी। इस हिसाब से तो मुझ पर तुम्हारे एहसानात का बोझ कहीं ज्यादा है। शेवाग वाला वाकया भी मेरी ही वजह से पेश आया था। वो बराबर उधार खाए बैठा था और मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैं ये जज्बात से लबरेज तकरीर करके खामोश हुआ तो धन्नो ने कहा, तुम कुछ भी कहो, मगर मैं ये समझती हूँ कि मैं तुम्हारे एहसानात तले दबी हुई हूँ। ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम कसरे नफसी से काम ले रहे हो। मैं तुम्हारी नीयत की सच्चाई और पुरहुलूस बर्ताव ही की वजह से तुमसे मुतासिर हुई थी वजदान। बस एक बात मुझे हमेशा बेकल किए रखती है, मगर अब वो कांटा भी निकल गया। ऐसी क्या बात थी धन्नो? मैंने चौंकते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। धन्नो के जवाब देने से पहले ही सूबेदार मोहम्मद रमजान दरवाजे में नमूदार हुआ।
उसके हाथ में खाने की एक छोटी सी ट्रे थी जिसमें 2 गिलास पानी के साथ 2 रोटियां और 2 छोटी सी कटोरियों में अचार था। सूबेदार ने वो ट्रे हमारे हवाले की और कमरे से बाहर चला गया। दोनों रोटियां तंदूरी थी और अचार आम और लीमू का था। हम खाना खाते हुए दोबारा बातों में मसरूफ हो गए। हम बड़े ही मुख्तात अंदाज में इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर खड़े मुसल्ला मुहाफिज को किसी शिकायत का मौका न मिले। हमारा अंदाज सरगोशियाना था। मैंने कहा, धन्नो, तुम किसी खास बात का जिक्र कर रही थी? हाँ वजदान, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, तुम पर लाख एतमाद करने के बावजूद ये ख्याल मुझे बेचैन रखता था कि तुम एक हिंदू हो। हिंदुओं ने तिब्बत, नेपाल और बुद्ध मत को अपनी फितरी मकारी और चालबाजी से बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। बस ये एक लाशौरी खटका सा था जो अब खत्म हो गया है। लॉर्ड बुद्धा का लाख लाख शुक्र है तुम एक मुसलमान हो। अब मेरे दिल में कोई हलश नहीं। मैं हैरत और ताज्जुब के मिले जुले तासरात के साथ उस कांच की गुड़िया को देख रहा था। धन्नो के चेहरे की मासूमियत ने उसकी दिलकशी और नजर फरेबी में 4 चांद लगा दिए थे। वो 18-19 साल की एक दराज कामत सडोल जिस्म वाली लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी स्याह आंखें खामोशी की जुबान बोलती थी। सुरहो सफेद रंगत ने उसके हुस्न में ताजगी भर दी थी। उस पर उसकी शोही, चंचल और शरारत अमीज अदाओं ने उसके शादाब बदन को पंख लगा दिए थे। मैंने कहा, धन्नो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे एतमाद पर पूरा उतर सकूं, लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखना, मेरे पाँव में बगोले बंधे हुए हैं। मैं नहीं जानता मेरा कौन सा दिन कहाँ और कौन सी रात कहाँ गुजरेगी। जिंदगी मुझसे एक कड़ा इम्तिहान ले रही है, इसलिए तुम मुझसे कोई बुलंद उम्मीदें वाबस्ता न कर लेना। आखिर को मैं भी एक इंसान ही हूँ। वजदान, मैंने अपने रूहानी पेशवा दलाई लामा के इकबाल को अपनी रूह में उतारा है, दिल में बसाया है और जहन पर नक्श किया है। वो खाने से हाथ रोकते हुए बोली, वो एक जगह लिखते हैं, इंसान को अपने अज़ाइम की बुलंदी की इंतहा से ज्यादा बुलंद और नामुमकिनात से ज्यादा मुमकिन रखना चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर उसे कामयाबी ना हो तो इंसान का दिल नहीं टूटता। वो ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेता है कि ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। तुम्हारे दलाई लामा ने बड़ी गहरी बात की है। मैंने कहा। वो बोली, दलाई लामा ने तो तुम्हारे बारे में भी बड़ी गहरी बातें की हैं वजदान। याद है मेरे बाप थोंची ने तुम्हें इबादतगाह के तय आने का राज क्यों बताया था? वो वक्त याद करो जब मेरे माँ बाप की मौत के बाद दलाई लामा के भेजे हुए नए बुद्ध राहब बुद्ध नीलकंठ की इबादतगाह का चार्ज संभाल रहे थे, तो उन्होंने तुमसे क्या गुफ्तगू की थी? मैं धन्नो के इशारे बड़ी वजाहत से समझ रहा था। मेरे लिए बड़े ही फख्र इन बसात की बात थी कि दलाई लामा ने मुझ पर अपना भरपूर एतमाद जाहिर किया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। यकीनन वो मेरे जौहर से आशना था। धन्नो ने मुझे खामोश देकर कहा, तुमने तो हिंदुस्तान और नेपाल में मेरी हर किस्म की मदद की है। ये तो तुम्हारा अपना मुल्क है, यहाँ मैं ज्यादा महफूज हूँ। तुम ठीक कह रही हो धन्नो, मैंने खाने वाली ट्रे को एक जानब खिसकाते हुए कहा। पाकिस्तान दरअसल मेरा वतन है, मैं यही पैदा हुआ था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।